So guys, finally the wait is over. We at Bhadra IAS Academy is bringing this 1 year current affair ke compilations which will be APSC 2026 focus. And yes, this is the marathon series. Now, since this is marathon, so it will be very lengthy series, right? So please, थोड़ा patience लेकर आराम से देख लीजिएगा, but don't worry. Since this series is there, so we are also providing its PDF, right? So of course download that PDF as well. Of course पहला जो करंट अफेयर करवाऊंगा उसके बाद वाले इसमें मैं PDF दे दूंगा, right? So stay tuned, देखिए करंट अफेयर. चलिए शुरुआत करते हैं. कोई भी आपके डाउट्स है, कोई भी आपके क्वेरीज है, of course you can directly reach out to me and you can ask any queries. I promise you I'll solve that query for you. राइट चलो सबसे पहला हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वृंदावनी वस्त्र दैट वाज देयर इन न्यूज. नाउ वृंदावनी वस्त्र, ये पहली बात तो क्यों न्यूज में था, क्यों इतना बड़ा ये न्यूज है असम के लिए एंड स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस, बिकॉज दिस हैज इट्स ओरिजिन व्हिच इज देयर इन असम, राइट? एंड यस, असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली ब्रिटिश म्यूजियम के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था. नाउ लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है ना, दैट कोई एक फॉर्मल 100% डिलीवरेबल्स नहीं होता, बट दैट अगर कोई दो पार्टी इंटेंट कर रही है ना दैट एक पर्टिकुलर काम करेगी तो दे साइन लेटर ऑफ इंटेंट, राइट? तो असम गवर्नमेंट ने ब्रिटिश म्यूजियम के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था दैट ब्रिटिश म्यूजियम के लंदन म्यूजियम में जो ये वृंदावनी वस्त्र है ना उसको कुछ सालों के लिए असम में लाया जाएगा और असम के लोगों तक उस पहुंचाया जाएगा थ्रू द म्यूजियम, राइट? सो यहां पे यही बोला गया दैट वृंदावनी वस्त्र आज के समय में अगर देख लोगे दुनिया के ऐसे 4 म्यूजियम्स है जहां पर ये प्रेजेंट है. एक है लंदन में, एक है पेरिस में, एक है बॉस्टन में और एक है लॉस एंजलिस में. और इसके जो लार्जेस्ट फ्रैगमेंट्स है ना इस वृंदावनी वस्त्र के, वो है हमारा डिस्प्ले इन द म्यूजियम ऑफ लंदन एज वेल एज पेरिस, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऐसा खूबसूरत हम लोग को दिखने को मिलता है वृंदावनी वस्त्र. नाउ वृंदावनी वस्त्र के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की भी अगर बात करें, यस, वृंदावनी वस्त्र को पैट्रोनाइज किसके द्वारा किया गया था? ड्यूरिंग द कोच किंग नर नारायण जी के द्वारा. और नाम ही है वृंदावन. वृंदावन ऐसे कौन से भगवान के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है? वो है लॉर्ड कृष्णा. तो यस, इट इज इस जो वस्त्र है, इस वस्त्र में ऐसे बहुत सारे डिपिक्शन है जो कि लॉर्ड कृष्णा के लाइफ के ऊपर आधारित है, राइट? एंड इसको किससे बनाया गया है? कोई भी इससे नहीं, कॉटन से नहीं, सिल्क से बनाया गया, याद रखिएगा. और इसको बनाना इतना इजी नहीं था, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं लंपास टेक्निक. याद रहेगा, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर पेपर. है ना? इसके कितने लेंथ है ये शायद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू इट बाय दिस पीडीएफ. बट यस, ब्रिटिश म्यूजियम में 1904 से इसको प्रिजर्व किया जा रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्चुअल थिंग्स रिगार्डिंग द वृंदावनी वस्त्र. नाउ कम्स दिस क्वेश्चन. Just try to go through this question and try to answer the correct option in the comment section below. ओके दोस्तों, सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दिस दैट ये जो मैराथन सीरीज का होल पीडीएफ होने वाला है, क्योंकि ये मैराथन सीरीज है एंड दिस इज गोइंग टू बी एवरी सैटरडे विल अपलोड इट एंड at the same time we'll put the compilation of this in our telegram group, right? This is the link to telegram group. You can clearly see this, right? The logo to the telegram group is like this. You can directly join it where we'll be uploading this pdf, right? So every time don't ask that where is the pdf, and if you at all feel like कोई भी concept जो कि मैं समझा रहा हूं वहां पे आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा है, you can directly reach out to me here as well, right? So that I can directly solve your problem, that आपके क्या क्या कौन से queries हैं, या फिर अगर उस चीज को अच्छे से बता दूंगा, yes, within 24 hours I'll surely reply to you, right? चलो आगे बढ़ते हैं. उमा चैत्री, she was also there very much in news. अच्छा, ये क्यों she was very much in news? वो तो खैर of course she has become the first woman cricketer to play an ICC World Cup and from Assam,
राइट. सो यस, वही लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है दैट शी इज द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द असम एंड नॉर्थ ईस्ट टू appear in the ICC World Cup match, right? And undoubtedly it is the proudest moment for Assam. Not only this, because she is going to inspire huge amount of youths, right? And देखो, it's not the first time that she's in news. Last time also there was in news. And in fact अगर आप देख लोगे, देखो 2023 का prelims का question है, that's why I have put it cut out as well. You can clearly see that yes, she was there in news, right? So anyways, we need to see that बहुत समय क्या हो जाता है ना, that किन किन को कौन से awards and recognitions दिए जा रहे हैं, right? तो अलग अलग personalities जिनको क्या क्या awards and क्या क्या recognitions दिए जा रहे हैं, ये सब भी हम लोग को समय के साथ साथ अपडेट रखना पड़ता है, जो कि मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल अपडेट रखिएगा, राइट? चलो, तो ओवरऑल इनके बारे में जो भी हम लोगों ने देखा न्यूज, उसके अच्छा इनके बारे में और भी चीज जान लो, दैट यस शी इज फ्रॉम बोकाघाट, राइट? सो या, this is something that you need to keep in mind, right? So yeah, this is the MCQ question which has been given out of it. Just try to give a go, right? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को जरूर से लिखिएगा. असम गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है 2 चाइल्ड पॉलिसी. ना क्या सबके लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी स्क्रैप हो गया है क्या? ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है क्या? चलो सब कुछ समझते हैं, राइट? 2 चाइल्ड पॉलिसी असम ने गवर्नमेंट ने किसके लिए स्क्रैप किया है? टी ट्राइब कम्युनिटीज के लिए, मोरांस कम्युनिटी के लिए एंड मोटॉक्स कम्युनिटी के लिए फॉर गवर्नमेंट जॉब. देखो, पहली बात तो ये चीज क्लियर कर लो दैट 2 चाइल्ड पॉलिसी ऐसा नहीं दैट अगर आप 2 चाइल्ड से ज्यादा अगर आपका बच्चे हो गए तो गवर्नमेंट आप जेल में घुसा देगी, ऐसा मत सोचो. नहीं, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं ना तो आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो असम में रहकर. अच्छा, वो भी कौन सा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब या स्टेट गवर्नमेंट का? आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट का. ना सवाल होता है ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? जिससे जो पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है ना, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज किया है. ना बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनको थोड़ा छूट देकर रखा हुआ है, जैसे टी ट्राइब कम्युनिटी, मोरान कम्युनिटी, मोटॉक कम्युनिटी. ये क्यों किया गया पता है? और ऐसे डिफरेंट ट्राइबल बेल्ट्स को भी किया गया है क्योंकि देखो, एक जनरल लोगों के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बस्ट हो रहे थे, उनको रोकने के लिए. अच्छा, अगर ट्राइबल पॉपुलेशंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, देखो इनका तो ऐसे ही पॉपुलेशन कम है, अगर ऊपर से अगर आप और भी अगर इनको दबाओगे तब तो फिर वो गड़बड़ी हो जाएगा ना. इसलिए इनको छूट दिया गया दैट आप 2 से ज्यादा बच्चे रखकर भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो. तो वही बोला गया दैट ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिल रहा ऑफ द आसाम गवर्नमेंट, दैट आसाम गवर्नमेंट भी देख रही है दैट इनके यहां पर जो भी वैसे कम्युनिटीज जो कि बहुत छोटे छोटे एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज है ना, उनका जिससे डेमोग्राफी दैट इज पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा डिक्लाइन ना करे, इनको रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने ऐसा चला है. इनफैक्ट सितंबर 2021 में स्टेट गवर्नमेंट ने पहले भी कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स लाए थे जहां पे वेव ऑफ कर दिया गया था ये 2 चाइल्ड पॉलिसी. किन किन के लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वैसे कम्युनिटीज जो क्या फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज थे. बट ये टी ट्राइब, मोरान, मोटॉक्स, इनक्लो के लिए वो रोका नहीं गया था. बट अभी जो है ना गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया दैट नहीं भाई, टी ट्राइब्स, मोरान्स एंड मोटॉक्स आर ऑल्सो वो भी they will not come under this 2 child policies, right? So this is the major news जिसके आधार पर yes, this is the MCQ that is being made. If you can solve this MCQ, just write your answer in the comment section below. And also yes, make sure that correct हो, right? Next, बहुत ज़्यादा important ये report, right? I would like to put it as a 5 star. It talks about तिवारी कमीशन रिपोर्ट ऑन 1983 का नेली मैसेकर. देखो बहुत पहले, कब हुआ था? जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था भाई. 1983 को नेली मैसेकर हुआ था, है ना? और ये कब हुआ था? जब असम एजिटेट कर रहा था, ड्यूरिंग द फेज ऑफ असम एजिटेशंस. और कहा जाता है इस मैसेकर को वन ऑफ द डार्केस्ट एंड द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट इन स्टेट का हिस्ट्री, जहां पे 2000 से भी ज्यादा लोगों का मैसेकर हुआ था.
इनफैक्ट ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने एक स्कार छोड़ दिया था असम के सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक के ऊपर। इनफैक्ट कहा गया था दैट ये मैसेकर जो था ना, इट वाज अ सिंबल ऑफ एथनिक टेंशन एंड कम्युनल वायलेंस। नाउ सवाल ये होता है अभी ये अचानक से न्यूज में क्यों आ गया है? न्यूज में इसलिए आ गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइनली बोला है दैट इस जो रिपोर्ट है तिवारी कम्युनिटी रिपोर्ट ऑन नेलाइन मैसेकर, इसको पब्लिक में रखा जाएगा। तो वही बोला गया दैट ये जो तिवारी कमीशन को हेड किया गया था भाई जस्टिस त्रिभुवन प्रसाद तिवारी, जो क्या असम गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और मेन एम यही था दैट आपको जो ये मैसेकर था, नेली मैसेकर, उसके कॉजेज और उसके सर्कमस्टांसेस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, है ना। और ये कमीशन ने अपने जो भी फाइंडिंग्स हुए थे उसको सबमिट भी किया था 1984 में, पर उस समय गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल पब्लिक नहीं किया था। नियरली 40 साल तक ये रिपोर्ट को नहीं पब्लिक किया गया। तो 40 साल से जो है ना, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, रिसर्चर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो क्या कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहे थे भैया इसको पब्लिक तो करो, समझ में तो आए दैट व्हाट वेर द सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर में ये मैसेकर हुआ था। तो फाइनली अभी अगेन एनीवेज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक इट रिपोर्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस वाज वेरी मच देयर इन न्यूज। इससे अगर क्वेश्चन आ भी गया ना तो आप बिल्कुल डरना मत, अरे भाई इतना पुराना क्वेश्चन क्यों पूछ दिया, एपीएससी तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछती है। नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। सो एनीवेज जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड, राइट, एंड या राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट, रोमारी धुंधुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के बारे में इट वाज वेरी वेरी मच इन न्यूज, राइट। ये कहाँ है दोस्तों? ये है लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉम्प्लेक्स के अंडर में, और अभी ये न्यूज में इसलिए था ना क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्ड्स के डाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिला है, राइट। तो क्योंकि ये रिच बायोडाइवर्सिटी है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसका कंजर्वेशन भी होना चाहिए, राइट। इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज में है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट। देखो ये बुरशापोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, राइट, एंड या इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द कनेक्टिविटी कॉरिडोर। ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जिसमें जो जानवर है ना वो आराम से काजीरंगा और ओरांग के बीच में माइग्रेट कर सकते हैं। देखो ये है, यहां पर है हमारा काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यहां पर है हमारा ओरांग, राइट। सो उस रीजन के बीच वाला जो रीजन है दैट इज दिस रीजन जहां पे लाई करता है हमारा लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इस लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर ही है ये रोमारी धुंधुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा ये न्यूज में क्यों था? अगेन क्यों इसलिए था क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहां पे देखने को मिल रहा है, मोर ओवर रिक्वेस्ट किया गया दैट इस रीजन को भी हम लोग एक रामसार साइट घोषित कर देना चाहिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्या लिख सकते हो दैट असम में एट प्रेजेंटली रामसार साइट्स कितने सारे मेंशन्ड है? कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। बट यस आपको ये इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि यस दिस टाइम रोमारी धुंधुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हैज बीन डिमांडेड दैट इसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसार साइट घोषित कर देना चाहिए। चलो इसके रिलेटेड ही दिस इज द एमसीक्यू दैट इज बीन गिवन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट इज भूपेन हजारिका अवार्ड। हर एक चीजों को बहुत से अच्छे तरीके से समझिएगा, लेकिन राइट दैट ये अवार्ड किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया, क्या असम गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया या कौन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, सब कुछ हम लोग को पता रहना पड़ेगा, राइट। देखो ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है वैसे इंडिविजुअल्स को फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट जिन्होंने अचीव किया है नेशनल लेवल में अपने अपने फील्ड्स में अलग अलग डिस्टिंक्शंस काइंड ऑफ, राइट। इसको इंस्टीट्यूट कब किया गया था? 2012 को, राइट, बाई अ पुणे बेस्ड सोशल कल्चरल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था सरहद, ठीक है। और इसका एम यही है दैट रिकॉग्नाइज और ऑनर किया जा सके कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वैसे इंडिविजुअल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट जिन्होंने नेशन के लिए अपना सब कुछ दिया है, जिसमें कैश प्राइज दिया जाता है 51,000 का, एक साइटेशन और एक मेमेंटो प्रोवाइड किया जाता है, और शॉल प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द महाराष्ट्र, और साथ ही साथ
एसमीज गामोसा भी एज अ टोकन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट दिया जाता है। नाउ 2025 में इस अवार्ड को किन किन लोगों ने अचीव किया है उनका नाम यहां पे क्लियरली मेंशन है। एक है लाशीराम मामा देवी, LR साइलो, है ना, लेशे दोर्जे थोंगची, प्रोफेसर डेविड आर सिमिली एंड डॉक्टर सूर्यकांता हजारिका, राइट। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट से ये बिलोंग कर रहे हैं, राइट। किस फील्ड के लिए इनको ये प्रोवाइड किया गया है दैट इज क्लियरली बीइंग रिटन इन दिस वेरी सेशन। प्लीज आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और देखो ये क्या ही मैं बताऊं, ये अगर बताऊंगा से फॉर एग्जांपल यशे दोर्जे तोंगशी, इनको एमिनेंट राइटर एंड स्टोरी टेलर के हिसाब से दिया गया है, तो वो मैं क्या बताऊं क्या भाई, आपके पास पीडीएफ है, आप आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ते रहो, राइट। द मोर यू स्टडी द मोर यू विल रिकॉल दिस थिंग, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। As I said, okay, this is the MCQ question that is being framed out from this very current affair. Just try to solve it in the comment section below. Next, white-breasted water herons graces Bojali wetland. Bojali wetland में हम लोग को ये जो बर्ड के स्पीशीज है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हर्न्स, ये हम लोग को देखने को मिला है एंड दिस इज अ न्यू फीचर्ड गेस्ट इन असम के बोजाली नेशनल पार्क के पैराडाइज में, राइट। सो यस, ये जो अराइवल है ना, इनको एक इंसिडेंट मतलब एक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज किया गया है दैट कभी भी अगर इस रीजन के बायोडाइवर्सिटी में ये व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हर्न्स आती है तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं काम सोराई, याद रखना, ठीक है। दिस इज द वर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर। दे मे आस्क यू, सी दे मे प्ले ऑन दीज काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स, क्योंकि यही है ट्रेंड सिविल सर्विसेज में, छोटे छोटे फैक्ट्स को उठा देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऊपर से आपको तो पता ही है इस बार मामा ने क्या बोला था, ऐसा चीज क्वेश्चन में पूछूंगा जो कि मेक श्योर किया जाए दैट कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ना पढ़ा है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, विद इन द बैंडविड्थ ऑफ वॉट एवर इन द न्यूज, आई मीन जो भी चीजें न्यूज में रहती है उसी से काम पूछा जाता है। बट हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, बहुत छोटा छोटा चीज को भी देखना पड़ेगा जिससे जैसा भी टफ क्वेश्चन आ जाए वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर दिस वेरी एग्जाम, राइट। नाउ क्यों इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हर्न्स को, क्योंकि इनको बहुत समय बोला जाता है एज अ साइलेंट वर्कर ऑफ वेटलैंड्स। नाउ ये क्या करती है, इनका इकोलॉजी में रोल क्या है? देखो, वेटलैंड्स में ना बहुत समय इंसेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे स्नेल्स या फिर ऐसे एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स रहते हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये क्या करती है, उन्हीं को खाती है ना। तो ऑफ कोर्स ये ओवरऑल वेटलैंड के कंडीशंस को जो ना हेल्दी बना के रखती है व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हर्न्स, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इन न्यूज। नाउ इसी के रिलेटेड, यस, दिस इज द क्वेश्चन एमसीक्यू, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू इन द फ्रॉम द आई मीन व्हाटएवर वी हैव रेड, राइट। नेक्स्ट, गुवाहाटी रिवर टर्मिनल, आप लोगों ने में से बहुत जने ऑलरेडी यहां पे विजिट भी कर चुके होंगे, राइट। ये इंडिया का पहला, जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं, वैसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इंडिया का पहला, इंडिया का लार्जेस्ट, इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहे तो इंडिया का पहला रिवर टर्मिनल है जो कि इनॉग्रेट किया गया गुवाहाटी में, राइट। दिस इज द रिवर टर्मिनल, सच अ ब्यूटीफुल रिवर टर्मिनल। अगर आप नहीं विजिट किया है, प्लीज डू विजिट हियर, आई एम टेलिंग यू, आई हैव द एक्सपीरियंस, राइट। सो ये एक 180 मीटर लॉन्ग जेटी बेसिकली ये है दैट, और ये बना भी ऐसा हुआ है ना दैट अगर से फॉर एग्जांपल दिसंबर के समय पानी का लेवल नीचे रहता है बट जून जुलाई के समय पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, तो कैसे भी फ्लक्चुएट वाटर लेवल करता रहे, राइट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू बनाया गया है, राइट। दैट इज यहां पे ईयर राउंड आपका स्मूथ कनेक्टिविटी रहेगा थ्रू आउट द ईयर, राइट। इसको बहुत समय डिस्क्राइब किया जाता है एज अ वाटरवे इक्विवेलेंट ऑफ एन एयरपोर्ट। जैसे एयरपोर्ट में डिफरेंट फ्लाइट्स आती है ना, तो यहां पर क्या होंगे, वेरियस जेटीज, इससे हम लोग रिवर क्रूज टूरिज्म को भी हम लोग आराम से प्रमोट कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स होता भी है, राइट। तो चलो, ऑन द बेस ऑफ दिस एमसीक्यू इज देयर, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द डोराबील, वेरी मच इन न्यूज, राइट। क्यों न्यूज में है पता है? ये डोराबील है कहाँ, पहले तो है ना, कामरूप में ही है ना। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि इसके आसपास ना बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं और वो उसके कारण इस डोराबील का एग्जिस्टेंस थ्रेट में पहुंच रहा है, ऐसा बोला जा रहा है ना। सवाल ये होता है
दैट ये जो वेटलैंड है डोराबील, व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इकोलॉजिकली अगर देख लीजिएगा ना, ये एक हैबिटाट है ऑफ इंडेंजर्ड गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। यही नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ इंडेंजर्ड वल्चर स्पीशीज भी है जो कि यहाँ पर रहते हैं, राइट। बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, 200 प्लस रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रफली अराउंड 68 बटरफ्लाई स्पीशीज, एम्फीबियंस एंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट स्पीशीज है जो कि अभी तक रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंट कर दिया गया है। रफली अराउंड 74 फिश के स्पीशीज मिलते हैं। ऐसे 26 ऑर्नामेंटल प्लांट, 7 एडिबल या फिर मेडिकल प्लांट्स, 6 मैन्योर स्पीशीज और 3 हाउस होल्ड यूज के प्लांट्स भी हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज, मतलब अगर आप देखोगे सोशल मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही नहीं, 10 मैमल स्पीशीज एंड 23 रेप्टाइल्स स्पीशीज भी यहाँ पे मिलते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो वेटलैंड है डोराबील, इसको बचाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सस्टेनेबली ग्रो करना चाहते हो तो, राइट। इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है डोराबील का। क्या है भाई, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोकल फोल्कलोर और ट्रेडिशंस है जो क्या इस वेटलैंड में ही प्रैक्टिस किया जाता है। एक फेस्टिवल है स्वोरी फेस्टिवल, राइट। तो मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, आसपास के जो विलेज के लोग हैं, अराउंड रफली अराउंड 7 विलेजेस के लोग जो है, वो लोग जो है ना कल्चरली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सोरी फेस्टिवल, मेजी बॉनफायर के रिचुअल्स होते हैं एंड डिफरेंट अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस भी है जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। ये एक्ट करता है एज अ कल्चरल लैंडस्केप जो कि प्रिजर्व करता है हमारे ट्रेडिशनल नॉलेजेस एंड प्रैक्टिसेस को भी। चलो, on the basis of this, yes, this is an MCQ that is being made. Try to solve the correct answer of this MCQ in the comment section below. Next, Governor Assam प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। Now, ये क्या योजना है, ये क्या स्कीम है? देखो, इस स्कीम के तहत आप जैसे बच्चे जिनको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है और उनको क्वालिटी कोचिंग चाहिए, तो यस, असम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत गवर्नर ऑफ असम जो है कुछ कुछ बच्चों को सिलेक्शन करती है ना, और फाइनली उनको मेक श्योर किया जाता है दैट सिविल सर्विसेज के जो प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर आपके वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हो, खाना पीना, अगर सोचो से फॉर एग्जांपल दिल्ली में उनको भेजना है, राइट, कोई पर्टिकुलर एबीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको भेजना है, तो वहां पे मेक श्योर किया जाएगा ना दैट उनका खाने का भी देखभाल किया जाए। तो यस, वही बोला गया, ये सपोर्ट करता है वैसे मेरिटोरियस एस्पिरेंट्स को फ्रॉम द असम जिनका ड्रीम है टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, राइट। और इसके लिए यस, फुल्ली फंडेड स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। यही नहीं, फ्री एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है और लिविंग एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड किया जाता है अगर आप दिल्ली एनसीआर से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। इसके लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस भी है जिसमें एक टेस्ट रखा जाता है, उसके बाद ग्रुप काउंसलिंग, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है, राइट। मतलब जो भी एस्पिरेंट्स होता है ना, दे आर वेरी वेरी हाईली यूपीएससी मोटिवेटेड एस्पिरेंट्स होता है। और यही नहीं, कुछ कुछ क्राइटेरिया भी देखा जाता है बेनिफिशियरीज का, दैट इज आपका क्लास 12 का हायर सेकेंडरी का रिजल्ट देखा जाएगा, आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट देखा जाएगा, उसके बेसिस पे ही आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, राइट। जिसमें जैसे कि मैंने बोला एक स्क्रीनिंग होता है क्लास 12 का और ग्रेजुअली दैट इज आपके अंडर ग्रेजुएट या फिर मास्टर्स के आपके टेस्ट रिजल्ट देखा जाएगा और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए टेस्ट भी रखा जाता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन इसमें होता है, राइट। सो यस, दिस इज ऑल्सो द MCQ दैट इज बीइंग मेड बाय दिस वेरी current affair. Just try to solve this MCQ. Next, Skyscanner Travel Trends Report of 2026 was very much in there in news, right? ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो क्या बतलाता है दैट समय के साथ साथ जो ट्रैवल प्रेफरेंसेस है वो कैसे चेंज हो रहा है। इनफैक्ट इंडियन टूरिस्ट का ट्रैवल प्रेफरेंसेस कैसे भी चेंज हो रहा है ये भी इसमें दिखाया जाता है ना। इनका की मोटिवेशंस और बजट कंसीडरेशंस क्या क्या, मतलब व्हाई समवन इज ट्रैवलिंग टू एनी पर्टिकुलर लोकेशन, वो भी दिखाया जाता है। और टॉप ट्रेंडिंग एंड बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशंस ऑफ द ईयर 2026 सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। अच्छा, ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि जोरहाट, जी हाँ, इंडिया से जोरहाट का जो सर्च हुआ है ना, टॉप 3 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में जोरहाट रैंक्स 1,
राइट 493% इंक्रीज हुआ है इनका इन द सर्च वॉल्यूम। उसके बाद श्रीलंका का जाफना, उसके बाद मस्कट। तो ऑफ कोर्स दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस इज समवॉट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग इट। वैसे तो ये न्यूज ऑफ कोर्स एक प्राइवेट न्यूज है, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल, है ना, यू नेवर नो, है ना, हम लोग को करना पड़ता है ना, अगर आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। सो या नेक्स्ट, स्कॉच अवार्ड के बारे में इट वॉज देयर इन न्यूज। नाउ स्कॉच अवार्ड है क्या? देखो, स्कॉच अवार्ड दिया जाता है, आई मीन ये अवार्ड क्या है? ऑफ कोर्स इंडिया का ये हाईएस्ट इंडिपेंडेंट ऑनर है जो कि रिकॉग्नाइज करता है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नेंस, इनोवेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ के सेक्टर में अगर काम करे ना तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और अभी ये आसाम स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये वॉन किया है स्कॉच अवार्ड। क्यों? वाई? क्या इन्होंने इनोवेशन किया? इन्होंने इनोवेशन लाया इन मोबाइल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स में। देखो, इरिगेशन मतलब क्या? मैनुअली जब आप खेतों में पानी पहुंचा रहे हो ना, उसी को इरिगेशन कहते हैं। हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन होता है। एक होता है कनाल इरिगेशन, एक होता है आपका जाकर टैंक इरिगेशन, एक होता है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन से फॉर एग्जांपल ऐसा कोई रीजन है, नीचे में रिवर बह रहा है, अब आपको ऊपर वाले खेतों पे पानी पहुंचाना है, तो यहां पे मोटर लगा के आप इस पानी को लिफ्ट करके ऊपर में भेजोगे, उस चीज को लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो आसाम का तो आपको फिजियोग्राफी पता ही है ना, प्लेन्स तो डोमिनेट करता है, बट प्लेन्स के बीच बीच में भी कुछ कुछ ऐसे प्लेट्यू रीजन्स भी है, कुछ कुछ हिली रीजन्स भी है। तो वहां तक अगर पानी पहुंचाना है तो यस, मोबाइल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स आर द बेस्ट। सो उसके कारण ही आसाम के स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट। तो ऑफ कोर्स इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया आसाम में? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिनका नाम है अकीकुल अमन, राइट। बोको शायागांव शमारिया डिवीजन से ये बिलोंग करते हैं और इस स्कीम का एम ही था टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड मोबाइल इरिगेशन फैसिलिटीज टू कैसे फार्मर्स, वैसे फार्मर्स जो मार्जिनल या फिर स्मॉल फार्मर्स है, मतलब वैसे फार्मर्स जिनका जो लैंड होल्डिंग है ना ऑन एन एवरेज 1.5 हेक्टेयर से अगर कम होना, उन्हीं को हम लोग इस कैटेगराइजेशन में रखते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग पोर्टेबल इरिगेशन मॉडल है जो क्या क्रिएट करता है टू सर्व स्कैटर्ड इरिगेशन फील्ड जहां पर ट्रेडिशनल इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फिजिबल नहीं होता है, राइट। सो या, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच यस, दिस इज द एमसीक्यू दैट इज बीइंग गिवन। तो यस, ट्राई टू गो थ्रू इट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Assam train students in Japanese for overseas employment। दोस्तों, एक स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, राइट। हम लोगों ने जो स्कीम्स का जो मैगजीन दिया था ना, अगर आपने वो मैगजीन नहीं डाउनलोड किया है, देखिए भद्राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आइए आप, राइट। पास में देखिए एक मैंने एक अलग सा वीडियो ही बनाया हुआ है, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं गाइस, सीएम फ्लाइट स्कीम। ये एक फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको डिजाइन ही ऐसे किया गया है जिससे इक्विप किया जा सके आसाम यूथ को विद द प्रोफिशिएंसी इन जापान लैंग्वेज। इससे एक्चुअली क्या है ना, जापान में बूढ़ा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जापान नीड्स यंगस्टर्स सो दैट दे कैन वर्क ओवर देयर, राइट। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये पैक्ट साइन किया गया। अब इंडियन गवर्नमेंट में जाओगे, वहाँ पे इंग्लिश तो नहीं चलेगा, हिंदी आपका कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा, तो आपको जापानीज ही सीखना पड़ेगा मेरे भाई, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट यहाँ पे जो है ना जापानीज का ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए कुछ कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे, और ऐसा नहीं दैट आपने ट्रेनिंग ले लिया सीधा जापान चले जाओगे, नो नो नो, यू हैव टू क्वालिफाई फॉर दिस JLPT N2 लेवल का टेस्ट, राइट। उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इनिशियली जो है अराउंड 200 स्टूडेंट्स को इसके ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाएंगे, और प्लान्स किया जा रहा है दैट आने वाले समय में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाया जाए, जिससे क्या बच्चों को ये स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके। इसमें कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे आपका जो उम्र है, योर एज मस्ट बी बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो 10th क्लास 12th ग्रेजुएशन लेवल ये कंप्लीट होना चाहिए आपको इफेक्टिवली जापानीज को इफेक्टिवली लर्न करना चाहिए, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन और स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज सीड स्कीम के अंडर इस वाले प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
जिससे हमारे यूथ्स को एम्पावर किया जा सके, जिससे हमारे यूथ्स यहाँ पे जापान में जाके काम करेंगे, वहाँ से रेमिटांसेस भेजा जाएगा यहाँ पर, तो अगेन अच्छी ही बातें होंगे, राइट? So yes, on the basis of this, this is the MCQ that is being made. Try to solve this MCQ in the comment section below. और आगे बढ़ने से पहले अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट आप अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यस, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप का लिंक विच यू कैन डायरेक्टली टाइप थ्रू द टेलीग्राम, right? And you can directly access the PDFs we have already uploaded. And at all, if you feel any sort of queries regarding these current affairs, आपको doubt आ रहा है, and you can directly reach out to me wherein you can solve your doubts. I'll surely reply within 12 hours, right? So yeah. सो असम रोड एक्सीडेंट के रिलेटेड एक डेटा रिलीज किया गया था, जो क्या था 2019 से लेकर 2023 तक का डेटा, जिसमें among all the northeastern states असम ने टॉप किया था इन नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग दिस वेरी टाइम पीरियड, विच इज हाईएस्ट among all the 8 northeastern states. डिफरेंट अदर मेजर स्टेट्स भी थे जहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे. उसमें आता है त्रिपुरा जो क्या सेकेंड पोजीशन में था, मणिपुर जो क्या ऑफ कोर्स थर्ड पोजीशन में है, बट असम रैंक्स टॉप, राइट? रीसेंट ट्रेंड अगर देख लीजिएगा, कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे रोड एक्सीडेंट्स इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें असम, अरुणाचल और त्रिपुरा है. बट कुछ कुछ ऐसे भी डिफरेंट अदर, मतलब आउट ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 3 स्टेट्स में ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, राइट? हर साल रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहा है. बट बाकी सारे स्टेट्स में जो है ना, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है. इनफैक्ट अगर नेशनल पोजीशन की अगर मैं बात करूं असम का, असम रैंक्स 16th among all the regions, all the states, right? Now फेटलिटीज की अगर बात करें, दैट टोटल डेथ कितना हुआ है ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 2019 से 2023, सो द आंसर टू इट इज रफली 15,000 से भी ज़्यादा. जिसमें ओवरऑल अगर असम का परफॉर्मेंस अगर देख लीजिएगा, दैट इज फेटिलिटी रेट कितना है, दैट इज नंबर ऑफ डेथ पर 1 लाख पॉपुलेशन कितना हो रहा है, दैट इज 7.56, राइट? सो दिस इज द फेटिलिटी रेट. अगर कोई आपसे पूछे फेटिलिटी रेट का डेफिनेशन क्या है, या फिर ऑफ कोर्स मतलब जानने के लिए रखिए, हर 1 लाख पॉपुलेशन में कितने सारे डेथ हो रहे हैं, राइट? नेशनल ये जो रैंक है वो है 6th, मतलब आसाम से भी घटिया कंडीशन 5 अलग अलग स्टेट्स के भी हैं, जिसमें आता है सिक्किम, जिसमें आता है बिहार, राइट? और यस, नेशनल एवरेज कितना है 5.30. अगर ओवरऑल जितने सारे स्टेट्स हैं ना, उसमें 41% इंडिया के ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे फेटलिटी रेट जो है वो अबव द नेशनल एवरेज है, राइट? तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है. एक्सीडेंट सिवियरिटी एक अलग सा पैरामीटर है जो क्या इस डेटा में दिया गया था. एक्सीडेंट सिवियरिटी बोले तो हर 100 एक्सीडेंट्स में कितने सारे लोग मर रहे हैं. देखो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना दैट एक एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग इंसान मर ही जाएगा. उसको अगर प्रॉपर मेडिकल चेकअप मिला तो वो क्यों मरेगा, राइट? बट अगर नहीं मिला तो मर जाएगा ना. तो 100 जो ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उतने सारे कितने सारे लोग मर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट सिवियरिटी. 2022 में एक्सीडेंट सिवियरिटी कितना था 36.5. 2023 में ये थोड़ा एकदम मार्जिनली स्लाइटली डिक्रीज किया है 36 में, ठीक है? और अगर हाईएस्ट सिवियरिटी की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा क्या है मिजोरम में, उसके बाद बिहार, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा. कैन यू सी दैट? नाउ इफ यू सी दीज रीजन्स, दीज आर मिजोरम, बिहार. अब यहाँ पे क्यों 100 में अगर मर रहा है तो 80 क्यों मर जा रहा है बिहार में? क्योंकि ऑफ कोर्स बिहार में शायद मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होंगी, मिजोरम में शायद मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होंगी, झारखंड में उतना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगा. बट वही कंडीशन अगर आसाम में देख लोगे, कंडीशंस आर रिस्पेक्टिवली बेटर एज कंपेयर टू दोज स्टेट्स, या? बट अगेन इसको और भी हम लोग को बेटर करना है, राइट? कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया गया था, वो ये था दैट मिजोरम जो है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिवियरिटी है. जो क्या अगर नेशनल एवरेज देख लीजिएगा, नेशनल एवरेज 36 है और मिजोरम में ये 90 है. मतलब नेशनल एवरेज से तो ज़्यादा है ना. कितना गुना ज़्यादा? 2.5 टाइम्स से ज़्यादा है, राइट? तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी. चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यस, दिस इज द MCQ विच इज बीइंग आस्क्ड. जस्ट गिव इट अ गो एंड ट्राई टू correct that which MCQ is the correct answer to this very aspect.
UDISE 2024-2025 का रिपोर्ट, UDISE बोले तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये एक ऐसा इंडिया का रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा निकाला जाता है। ये ऐसा वैसा कोई फालतू रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिया का लार्जेस्ट स्कूल एजुकेशन डेटाबेस रिपोर्ट है, जिसमें अगर मेजर अचीवमेंट अगर आसाम के केस में देख लीजिएगा, जो क्या इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया वो है ड्रॉप रेट में हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है आसाम में। ट्रांजिशन रेट, दैट इज लोग जो प्राइमरी से सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, ये जो ट्रांजिशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि अगेन अच्छा कंडीशन है। रिटेंशन रेट, पहले क्या होता था ना, लोग छोड़ देते थे बीच में बच्चे लोग पढ़ाई, अब वो रिटेन कर रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अगर देख लीजिएगा, दैट इज ओवरऑल हायर सेकेंडरी या कॉलेजेस में कितना इनरोलमेंट हो रहा है वो सब में इंक्रीज हो रहा है, और ड्रॉप आउट रेट्स ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है। सो दीज आर द मेजर अचीवमेंट्स इन केस ऑफ असम, जिसमें अगर लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल में देख लीजिएगा, पहले ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा था, अभी देखो डिक्रीज हो चुका है। ये तो अच्छी बात है ना। पहले अपर प्राइमरी में दैट इज रफली अराउंड आपका कितना 5 से लेकर 8, राइट, 1 से लेकर 5, सॉरी 6 से लेकर 8, राइट। सो ये सब अगर देखोगे इसमें अल्टीमेटली देखिए, पहले 6.2% था, अभी डिक्रीज होगा 3.8। पहले ज़्यादा ड्रॉप आउट करते थे, अभी कम ड्रॉप आउट कर रहे हैं। सेकेंडरी लेवल में भी पहले ज़्यादा ड्रॉप आउट करते थे, अभी कम कर रहे हैं, राइट, 9, 10। तो अब देखो, कैन यू सी दैट इन सब में से 9, 10th में जो ड्रॉप हुआ है ना, ये सबसे भयंकर हुआ है, रफली अराउंड 7.6%। तो वही बोला गया दैट वो लोअर प्राइमरी ले ले, अपर प्राइमरी देख ले या फिर सेकेंडरी देख ले, सब में हमें अच्छा कंडीशन देखने को मिल रहा है। ट्रांजिशन रेट की अगर बात करें, दैट इज लोअर प्राइमरी से अपर से सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, क्या क्या ट्रांजिशन हो रहा है, तो लोअर प्राइमरी से अपर प्राइमरी देखो बढ़ रहा है, राइट। कैन यू सी दैट? अपर प्राइमरी से सेकेंडरी फिर से बढ़ रहा है, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी फिर से बढ़ रहा है। कैन यू सी दैट? सब में तो बढ़ ही रहा है भाई, सब में बढ़ रहा है। मतलब क्या? इसका मतलब है बेटर लर्निंग आउटकम्स हम लोग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में, राइट, क्योंकि ट्रांजिशन रेट बढ़ रहा है ना। मतलब एजुकेशन जर्नी जो है स्टूडेंट्स के लिए वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। आसाम के जो स्टूडेंट्स हैं, आसाम के जो पेरेंट्स हैं, दे आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स मेकिंग रीचिंग हायर लैडर ऑफ सक्सेसेस, राइट। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर देख लीजिएगा, दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑफिशियल स्कूल एज पॉपुलेशन के हिसाब से, यस, उसमें भी हम लोग को बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। सेकेंडरी लेवल की बात करें या फिर हायर सेकेंडरी लेवल, देखो दोनों में हम लोग को ये बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो वही बोला गया है। इनफैक्ट हायर सेकेंडरी लेवल में अगर देख लीजिएगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना से बढ़ा है, रफली अराउंड 5.9 परसेंटेज पॉइंट, विच इज अमेजिंगली गुड। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? अगर आप बच्चों को पता है दैट अगर मैं पास कर गया अच्छे नंबर से तो मुझे स्कूटी मिलेगा, तो बिल्कुल बढ़ना ही चाहिए, राइट। सो चलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, यस, दिस इज द क्वेश्चन विच हैव 4 स्टेटमेंट्स। जस्ट ट्राई टू गो थ्रू द स्टेटमेंट्स एंड गिव योर करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑफ कोर्स, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी दिया हुआ है नीचे में, जाकर आप डायरेक्टली आराम से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोकोआ कल्टीवेशन इन असम। देखो, असम में एक नया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आ रहा है, राइट। अच्छा, ये रिवॉल्यूशन क्यों आ रहा है? क्योंकि रिसेंटली एक साइंटिफिक बैकिंग किया गया था बाई असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने कंफर्म किया था दैट असम का क्लाइमेट ले लो, असम का सॉइल ले लो, इट इज़ वेरी वेरी बेस्ट सुटेबल फॉर द कोकोआ कल्टीवेशन। कोकोआ जिससे हम लोग चॉकलेट्स बनाते हैं, आप देखो चॉकलेट्स कितना खाते हो ना आप लोग, है ना। तो ये जो चॉकलेट्स बनते कैसे हैं? यस, इन्हीं से बनते हैं, राइट। और अभी तक हम लोग ना इनके लिए हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे, वो भी कहाँ से? अफ्रीका से हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। बट जब स्टडी किया गया, पाया गया अरे भाई हमारा जो क्लाइमेट है आसाम का, सॉइल है, बेस्ट सूटेबल है। मतलब अगर हम लोग आसाम में इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आसाम के एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इनकम भी फार्मर्स का इंक्रीज होगा ना, राइट। और इसके लिए जो प्राइम कोकोआ कल्टीवेशन जोन्स चुना गया वो 2 है, दैट इज असम वैली एज वेल एज बराक वैली, सॉरी ब्रह्मपुत्रा एज वेल एज बराक वैली, इन दोनों को चूज किया गया है। नाउ, अभी रिसेंटली नेशनल कोकोआ कनक्लेव भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें ये सब चीजें बोली गई। तो वही बोला गया दैट ये जो कोकोआ कनक्लेव था, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था इन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोकोआ का भी प्रोडक्शन होगा। और इस बार टारगेट दिया गया है दैट यस 1000 हेक्टेयर तक तो कोकोआ का प्रोडक्शन होना ही है। इनफैक्ट अफ्रीकन कोकोआ इंपोर्ट भी इससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा, और इंडिया का जो करेंटली इंपोर्ट हो रहा है सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कोकोआ बीन्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, वो रिड्यूस होगा, ऐसा कहा जा रहा है। चलो, इसमें प्राइम जोन्स जैसे कि मैं पहले ही बोला ये सब है। कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है? यस, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। किस
क्रॉप के साथ इसको उगाया जाएगा इंटरक्रॉपिंग करके, एरेका नट एज वेल एज कोकोनट के साथ। अच्छा, एक्सपेंशन पोटेंशियल कितना है? 10,000 हेक्टेयर। वैसे तो अभी हम लोग का टारगेट क्या था? 1000 हेक्टेयर, राइट। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट नेशनल गोल याद जरूर रखिएगा दैट हाँ, हम लोग को फ्यूचर में अफ्रीका से जो इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करना है कोकोआ में, राइट। चलिए, इसके बेसिस पे यस, दिस इज एमसीक्यू हैविंग 4 ऑप्शंस, जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस क्लियरली, पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। करम पूजा, द सेक्रेट रिदम ऑफ आसाम्स ट्री ट्राइबल कम्युनिटी। देखो, आसाम के ट्री ट्राइबल कम्युनिटी एक पूजा सेलिब्रेट करते हैं, राइट, जिनको हम लोग बोलते हैं करम पूजा। करम ट्रीज के ऊपर इनको, जिनको ये लोग सेक्रेड मानते हैं, उनके ऊपर किया जाता है, राइट। नाउ ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, आपको पता है दैट ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहाँ से माइग्रेट करके असम में आई हुई है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड छोटा नागपुर वाला रीजन में। क्यों लाया गया था इनको? क्योंकि ऑफ कोर्स तब टी कल्टीवेशन के लिए लेबरर्स चाहिए होता है, तो इसलिए लाया गया था, बट धीरे धीरे ये लोग इन कल्चर के साथ मिक्स अप कर गए, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया है दैट इवेंचुअली इनका ओरिजिन क्या है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ यहाँ पे बोला गया दैट ये जो करम ट्रीज के जो पूजा करते हैं ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ करम देवता। एक्चुअली करम देवता को माना जाता है एज अ गॉड ऑफ यूथ, स्ट्रेंथ एंड फर्टिलिटी, राइट। तो हर साल ये पूजा किया जाता है और इसमें एक सेंट्रल मिथ भी है रिगार्डिंग द कर्मा एंड धर्मा, जो क्या सिंबलाइज करता है लेबर, मोरालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर। और ये जो ओवरऑल मिथ जो है ना, ये कब बेसिकली डिस्कस किया जाता है? इस पूजा के दौरान ही प्रीस्ट बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे कहानी होता है ना, बहुत समय देखोगे बहुत सारे ऐसे पूजा होता है जिसमें पंडित जी बैठकर कहानियाँ सुनाएंगे, राइट। तो वो वही सब यहाँ पे किया जाता है ना। रोल ऑफ वुमेन अगर देख लीजिएगा इस पूजा में क्या होता है, देखो वुमेन्स जो है उनको करामती बोला जाता है। अच्छा, करामती क्या हर वुमेन्स को? नहीं 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 नहीं, वैसी गर्ल्स जो क्या अनमैरिड होती है सिर्फ उन्हीं को, राइट, उन्हीं को परफॉर्म करते हैं ये सेक्रेड रिचुअल, जिसमें वो लोग प्रिपेयर करते हैं एक एस्पेक्ट जिनको बोलता है थापना। थापना क्या होता है? देखो ये वाला, कैन यू सी दैट, है ना, ये वाला, ये दिस वन, जिसमें बास्केट जो है इट को सॉयल और सीड्स, किसका सीड? राइस का सीड, व्हीट का, पीस, सोयाबीन, बीन्स, इनका सीड्स में रखा जाता है और ये रिचुअल प्रैक्टिस किया जाता है जिसका नाम है ज्वाधारा, राइट। अच्छा, इसमें एक स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मानना पड़ेगा हर एक करामतीज को। करामती इन द सेंस दैट दीज अनमैरिड गर्ल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। वो लोग कोई कुक फूड नहीं खा सकती हैं, ऑयल, गार्लिक, स्वीट्स, हेयर को कॉम्ब नहीं कर सकती है या फिर स्क्रैच नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सब अगर करोगे ना, मतलब क्या शो कर रहा है दैट आप डिवोटेड हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप आप फर्टाइल हो टेक्निकली, राइट, है ना। तो क्योंकि देखो ना, फर्टाइल क्यों बोला गया? क्योंकि यस, अनमैरिड गर्ल्स आर भी फर्टाइल ना यार, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। सो या दिस इज ऑल अबाउट करामतीज, राइट। नाउ रिचुअल प्रैक्टिसेस जो किया जाता है ड्यूरिंग द करम पूजा, वो है अगेन एज आई सेड दैट करम ट्रीज को पूजा किया जाता है, जिसमें बैम्बू या फिर जारी ट्रीज भी होती हैं जिनको पूजा किया जाता है। इनमें प्रीस्ट जो है उनको स्टोरी टेलिंग करते हैं रिगार्डिंग कर्मा धर्मा मिथ, मैंने पहले ही बताया आपको, और इसमें साथ ही साथ सॉन्ग्स, चैंट्स एंड इंसर्कलमेंट्स भी किया जाता है अलॉन्ग दिस करम ट्री बाई दीज करामतीज, राइट। इवन अगर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे झूमुर नाच एंड झूमुर गीत्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, राइट, जो क्या ऑफ कोर्स कल्चरल मेमोरी, ओरल ट्रेडिशंस का एक पार्ट है एंड ऑफ कोर्स दिस इज द पार्ट ऑफ देयर। इनफैक्ट झूमुर नाच के बारे में पिछले बार क्वेश्चन भी आया था, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू गो थ्रू, दे मे अगेन कम इन अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल, राइट। चलो, इसके बेसिस पे यस, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग मेड। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर जरूर से दीजिएगा, आई विल बी चेकिंग। असम ओलंपिक एसोसिएशन ने रिसेंटली लॉन्च किया गया है एक नया अवार्ड जिसका नाम है भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा भोगेश्वर बरुआ जी के बारे में। भोगेश्वर बरुआ है कौन? देखो, ये एक ऐसा शख्सियत है जिन्होंने इंडियन आर्मी में काम किया है, जिन्होंने 1966 के एशियन गेम्स में 800 मीटर के रेस में गोल्ड जीता था, जिन्होंने 1970 के एशियन गेम्स में 400 मीटर के रिले रेस में सिल्वर जीता था और देश का नाम प्राउड किया था, जो क्या आसाम के ऐसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। देखो, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 स्टार्स लगा दे रहा हूं, राइट। ऐसा पूछ लेगा दैट हाँ, हु इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द आसाम टू रिसीव अर्जुन अवार्ड, राइट। सो यस,
बोगेश्वर बरुआ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट, राइट। नाउ इस अवार्ड का स्ट्रक्चर अगर देख लोगे 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल एज वेल एज असम लेवल में, इमर्जिंग प्लेयर नेशनल एज वेल एज असम लेवल में, और लाइफ अचीवमेंट भी नेशनल एज वेल एज असम लेवल में दिए जाएंगे। जिसमें पहली बार का जो लिस्ट में नामांकन है इनका वो है मनु भास्कर, राइट, फॉर शूटिंग फॉर एट द नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन एट नेशनल लेवल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नेशनल लेवल में सुनील चेत्री, दैट इज फुटबॉल के लिए इनको दिया गया, और इमर्जिंग प्लेयर इन द नेशनल लेवल इज एथलेटिक्स के लिए बेद ब्रत बौराली को दिया गया, राइट। वैसे ही आसाम से अगर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन देख लीजिएगा बॉक्सिंग के लिए लवलीना बोरगोहाई को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट फ्रॉम आसाम दिया गया है बैडमिंटन के लिए दीपांकर भट्टाचार्य जी को, और इमर्जिंग प्लेयर्स फ्रॉम आसाम में स्विमिंग के लिए प्रियानुज भट्टाचार्य को दिया गया है, और कुछ कुछ और भी रिकॉग्निशंस दिए गए हैं, एंड द नेम्स आर एज फॉलोज, राइट। सो ऑन द बेस ऑफ दिस, यस, दिस इज एमसीक्यू व्हिच इज बीइंग मेड। नीचे कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स अपने आंसर जरूर से लिखिएगा, विल चेक फॉर योर आंसर टू कम अप। इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया गया आसाम में, एंड दिस वाज वेरी मच इन न्यूज़, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, कभी भी अगर पहला हो, फर्स्ट, लार्जेस्ट, इस टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यस, इसका मेन एम किया गया एक नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे वल्चर्स के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस प्रॉपरली मिल सके, इसीलिए ये वाला पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलो इसके बारे में कुछ कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला दैट ये एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म रहेगा। से फॉर एग्जांपल कल को कोई कैंपेन चलाना चाहता है महाराष्ट्र से या फिर तेलंगाना से, उनको वल्चर्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इस पोर्टल में आराम से मिल सकता है, राइट। समझ रहे हो मेरा बात को, राइट। तो इसी से वल्चर्स के रिलेटेड जितने सारे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उनको कंपाइल इसमें करके यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, और ये प्रोवाइड करता है एक फ्रीली डाउनलोडेबल आउटरीच मटेरियल्स फॉर अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन के लिए एक आउटरीच मटेरियल होगा, राइट। नाउ इसका काम क्या है, टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशंस इन लोकल लैंग्वेजेस। जी हाँ, स्टार्टिंग विद एसएमईज। अगर सोचो कोई बंगाली है तो उनको बंगाली लैंग्वेज में मिलेगा, कोई अगर सोचो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज से हैं, राइट, सो दे विल ऑल्सो बी गेटिंग एक्सेस टू इट इन देयर ओन लोकल लैंग्वेजेस, राइट। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी सिविल सर्विसेज में बहुत बार क्वेश्चन आ गया है दैट वल्चर्स जो हमारे देश में बहुत कम बचे हुए हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए दैट कुछ कुछ वल्चर्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी है, कुछ कुछ वल्चर्स इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी है ना। तो ऑफ कोर्स अब सवाल होता है दैट इन वल्चर्स क्यों डेथ कर रहा है, क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना दैट ये खाते क्या है, ये देखो करकास खाता है, दैट इज मरा हुआ ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं ये लोग, राइट। और कभी कभी क्या होता है ना, ये जो से फॉर एग्जांपल ये गाय का ये, राइट, तो और गाय को डाइक्लोफेनेक खिलाया जाता है जिससे उनके शरीर पे दर्द ना हो, और ये डाइक्लोफेनेक अल्टीमेटली इनके शरीर में आता है, और इनके शरीर में अगर आ जाएगा तो क्या होगा, इवेंचुअली ये डाइक्लोफेनेक एक्ट करता है एज अ पॉइजन फॉर दीज काइंड ऑफ वल्चर्स। तो वही बोला गया करकास पॉइजनिंग के कारण ये मर जाता है। नेगेटिव सोशल परसेप्शन अबाउट वल्चर्स, देखने में डरावने है ना, तो बहुत समय वल्चर जब आ जाता है तो लोग पत्थर वत्थर मारते भी ये सब है, राइट। तो आप खुद सोचिए ना, कोई जानवर को अगर आप पत्थर मार रहे हो तो आई मीन ठीक है यार, वो क्या ही अपने आप को प्रोटेक्ट, वो सोचेगा चलो वही भाग ही जाते हैं यहाँ से, राइट। सो वही बोल रहे हैं, दीज फैक्टर्स कंटिन्यू टू ड्राइव द डिक्लाइन इन द वल्चर का पॉपुलेशन, राइट। तो on the basis of whatever the things which have been discussed, yes, write the correct option from this very question in the comment section below. असम का बोडोलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल काउंसिल जिन्होंने डिजिटाइज कर दिया पूरे लैंड रिकॉर्ड्स को। देखो पहले लैंड रिकॉर्ड्स क्या होता था, एकदम मैनुअली रिकॉर्ड कीपिंग, कागज इधर से उधर गंडगोल हो जाता था, बट अभी क्या क्या है, सब कुछ डिजिटाइज कर दिया गया। और डिजिटाइज करने का फ़ायदा ये है दैट डिजिटाइजेशन से क्या हो जाएगा ना, आपको पता होगा, जैसे ऐसे अब सुनते हो गए बहुत समय दैट एक ही लैंड को 10 जन को बेचा गया है, राइट। अब वो 10 जन के पागल थे क्या, खरीद लिया है ना, आप और हम जैसे ही लोग होंगे, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया दैट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इन असम जो है, इट हैज बिकम द फर्स्ट ट्राइबल काउंसिल अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने फुल्ली डिजिटाइज किया है लैंड रिकॉर्ड को। देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, 6th शेड्यूल में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में आता है, राइट। इनफैक्ट इसमें 15 लाख से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज किया गया है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, यस, ई ऑफिस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को प्रमोट कर रहा है, ऑफकोर्स। इससे सिटीजन अपना लैंड स्टेटस को इजीली कियोस्क के थ्रू, मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हैं। और ये रिफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द करप्शन, फोर्जरी, डिस्प्यूट्स एंड सोशल टेंशंस जो क्या रिलेट होता है रिगार्डिंग द लैंड ओनरशिप।
राइट इसके बेसिस पे अगेन दिस इज द एमसीक्यू aspect which is being given. Two sets of questions are there. Just try to answer the correct option out from them. असम का पहला ग्रास नर्सरी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था मानस नेशनल पार्क में, और ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है. क्यों? क्योंकि पहला ग्रास नर्सरी, राइट. और ग्रास नर्सरी अगर क्वेश्चन आ भी गया ना, पता है एग्जाम में बहुत जने तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या कर रहा है भाई ये लोग, है ना. देखो क्या है ना, ग्रासेस के वेरियस वेराइटीज भी होते हैं, राइट. आपको पता है दैट बैम्बू ट्री जो है ना, वो भी एक ग्रास स्पीशीज ही है ना. एनीवेज, तो जो मानस रीजन में क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे ग्रास के जो डिफरेंट स्पीशीज है वो रिड्यूस हो रहे थे ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स. ऑफ कोर्स आने वाले स्लाइड्स में मैं फैक्टर्स भी डिस्कस करूंगा, बट जिससे वो धीरे धीरे खत्म ना हो जाए, इसलिए इन ग्रासलैंड्स को रीस्टोर करने के लिए रफली अराउंड 1 हेक्टेयर लैंड में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का जो एक फंड होता है ना, कैंपा फंड, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, उससे मेक श्योर कर रही है दैट यस इन ग्रासेस स्पीशीज को रीस्टोर किया जा सके, राइट. क्योंकि ये डेटा भी दिखा था दैट रफली अराउंड 6 स्क्वायर किलोमीटर जो ग्रासलैंड है हर साल धीरे धीरे खत्म हो रहा है. तो यहां पे यही बोला गया दैट इन टोटल अगर देख लीजिएगा 16 स्पीशीज जो होता है नेटिव ग्रास के, ये कलेक्ट किया गया था फ्रॉम डिफरेंट हैबिटाट जो क्या ऑफ कोर्स मानस में है, एंड ऑफ कोर्स एक नर्सरी बेड रिस्पेक्टिवली बनाया जा रहा है जिससे इनको कंजर्व किया जा सके. नाउ सवाल ये होता है, आप तो ये पूछेगा सर ये डिसअपियर क्यों हो रहे थे धीरे धीरे. देखो उसके डिफरेंट रीजंस है. एक तो इन्वेजिव स्पीशीज होता है, दैट इज सोचो बाहर से कोई अलग सा स्पीशीज आ गया जो क्या उस स्पीशीज को ग्रो नहीं करने दे रहा है, राइट. तो ये एक रीजन हो सकता है. वुडलैंड इंक्रोचमेंट, धीरे धीरे पेड़ पौधे इतने ज्यादा स्टेम वाले पेड़ इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं दैट वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. या फिर रिवर के डायनामिक्स को भी चेंज होने के कारण भी दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसके कारण ऐसा हो रहा है. या फिर ऑफ कोर्स प्रोलॉन्ग इंटरप्शंस ऑफ हैबिटाट मैनेजमेंट इन अर्लियर डिकेड्स. पास्ट में जो हैबिटाट को कैसे उस रीजन में पास्ट के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने कैसे उसको मैनेज किया था, वो भी एक फैक्टर है प्रोबेबली. क्योंकि देखो आज से 10 साल 15 साल पहले क्या हुआ था, उसका इंपैक्ट आज हम लोग को देखने को मिलेगा. इनफैक्ट यही बोला गया है दैट ग्रासलैंड जो है ना, इस 1990 में रफली अराउंड इस रीजन का 384 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ना, जो क्या उस रीजन का 45% ऑफ द लैंडस्केप वाज कवर्ड बाय ग्रासलैंड. बट आज कितना है, वो मात्र 155 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि रिड्यूस हो गया है. तो वही बोला गया ना, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन एंड इट इज अ मैटर ऑफ ह्यूज कंसर्न. क्यों कंसर्न है पता है? क्योंकि मानस नेशनल पार्क के जो डिफरेंट ग्रासलैंड्स है ना, उस ग्रासलैंड्स में ऐसे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है जो क्या, और वो थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ है जिसको मानस नेशनल पार्क सपोर्ट करता है, जिसमें आता है पिग्मी हॉग. पिग्मी हॉग जंगली सुअर है, राइट. वैसे ही आता है बंगाल फ्लोरिकन, हिस्पिड हेयर, वन हॉर्न्ड राइनोज, वाइल्ड बफेलो, स्वैम्प डियर, एशियन एलिफेंट एंड टाइगर. सो ये सब सारे जब जानवर को ये सपोर्ट करता है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहाँ के ग्रासलैंड्स भी कंजर्व होने चाहिए. चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द एमसीक्यू दैट इज बीइंग मेड. आई होप दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस एमसीक्यू. वेरी इजी क्वेश्चन इज दैट, राइट. प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट द करेक्ट answer in the comment section below. New gecko species from Assam. एक गेको स्पीशीज को आसाम में डिस्कवर किया गया और इसको आसाम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर इसका नाम रखा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, सिर्टोडैक्टाइलस वनरक्षका. ठीक है, और ये किसको ऑनर कर रहा है, आसाम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को. याद रहेगा, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकता है. तो सवाल होता है दैट ये जो गेको स्पीशीज है ये मिला कहां से है उनको. यस, असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है, जो क्या सिर्फ दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, राधा उस रीजन के आसपास के जो बोराइल रेंज है उस रीजन में भी ये गेको स्पीशीज हम लोग को देखने को मिलता है. तो चलिए इसके हैबिटाट एंड इकोलॉजी के बारे में बात करें. जैसे कि मैंने पहले ही बोला दैट यस, बोराइल हिल्स में ये देखने को मिलता है, जतिंगा रीजन में देखने को मिलता है. मतलब ये पूरा जो रीजन है ना ओवरऑल, दीमा हसाओ, बोरा, जतिंगा रीजन, दीज आर द ट्रांजिशन जोन ऑफ दीज स्पीशीज. अब ये स्पीशीज का क्या थोड़ा ना इसका घर है कोई अपना, राइट. ये कहीं पर भी चला जाता है यार, है ना. सो वही बोला गया दैट इनके जो, अच्छा इनको न्यू क्यों बोला गया है. आपको तो लगता होगा हाँ यार इस टाइप की तो पहले भी हम लोगों ने शायद स्पीशीज देखा होगा. नहीं, देखो ये क्या है ना, न्यू इसलिए बोला गया क्योंकि इसके जो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स है वो बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू अदर गेको स्पीशीज,
ठीक है। तो इनको जब मॉलिक्यूलर एनालिसिस साइंटिफिक वे में किया गया तब पाया गया नहीं भाई इसके तो मॉलिक्यूलर ट्रेट्स बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसका नाम ही अलग दिया गया है। याद रखिएगा ये जो स्पीशीज है इसी रीजन में मिलता है, मतलब ये एंडेमिक है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, राइट। और इसका डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर इन सारे स्पीशीज को उठा के फॉर एग्जांपल आप बोलिएगा तेलंगाना में रख देता हूँ या फिर नीलगिरी हिल्स में रख देता हूँ, जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसका एंडेमिक रीजन। एंडेमिक रीजन क्या होता है? एक ऐसा रीजन होता है जहां पे कोई भी स्पीशीज अपने फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल ट्रेट्स को प्रॉपर्ली इनहिबिट कर सके, राइट। सो उसी के रिलेटेड ये न्यूज दिया गया था। चलिए इसके रिलेटेड डायरेक्टली ऐसा भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हो अपने एग्जाम में, राइट। सो जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दिस, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर द करेक्ट ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वर्ल्ड का सेकेंड जनरेशन बायो इथेनॉल प्लांट रिसेंटली लॉन्च किया जा रहा है, राइट। एंड कहां पर? नुमालीगढ़ रिफाइनरी। सो बेसिकली इसमें वही बोला गया दैट आसाम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ने 5,000 करोड़ रुपए ये खर्च किए। यही नहीं, इसको सपोर्ट दिया जा रहा है भाई ये सेंट्रल स्कीम कॉल्ड PMG1 योजना। इसमें बोला जा रहा है दैट ये प्रोसेस करेगा हर ओवरऑल एनुअली, दैट इज हर साल 5 लाख टन ऑफ बैम्बूज को ये प्रोसेस करेगा, जिसके आधार पर ये प्रोड्यूस करेगा 50,000 टन ऑफ इथेनॉल। और अगर देख लीजिएगा इसका बाई प्रोडक्ट, यस इसमें मतलब देखो इथेनॉल तो प्रोड्यूस करेगा ही इस प्रोसेस से, बट साथ ही साथ ऐसे बायो प्रोडक्ट जो कि हम लोग डिफरेंट अदर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फुरफ्यूरल, एसिटिक एसिड, बायोशार और एक्टिवेटेड कार्बन, ये सब भी इसका बाई प्रोडक्ट्स एज ए निकलेगा। और कहा जा रहा है दैट इससे ग्रीन पावर भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बायो इथेनॉल होगा ना, ये बायो इथेनॉल ही कैपेसिटी रहेगा दैट ये 25 मेगावाट ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये क्यों इतना ज्यादा लॉडेबल इनिशिएटिव है? क्योंकि देखिए इसमें आप क्या यूज कर रहे हो? आप बैम्बूज को यूज कर रहे हो, और बैम्बूज आपको पता ही है जल्दी ग्रो कर जाता है एंड दे आर द फास्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल रिसोर्स। यही नहीं, इससे कार्बन एमिशन भी कंट्रोल में आएगा, इंडिया का बायोफ्यूल इकोसिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, और इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हम लोग क्या चाहते हैं दैट फ्यूल को कम से कम इंपोर्ट करें। तो अरे भाई हम तो अपने घर में ही फ्यूल बना रहे हैं, तो फ्यूचर में इंपोर्ट क्यों करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। चलो इसके बेसिस पे यस दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग मेड, राइट। आई होप दैट यू कैन इजीली आंसर दिस बाय पॉजिंग द वीडियो, राइट। चलो बांग्ला श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड। दोस्तों असम के एक जाने माने म्यूजिक कंपोजिटर एंड अ वेरी फेमस असमी सिंगर जिनका नाम है बिजॉय बिश्वास, इनको मिला है बांग्ला श्रेष्ठ सम्मान ऑफ 2025 का अवार्ड। ऑफ कोर्स कोलकाता में ये दिया गया, वेस्ट बंगाल में, एंड यह एक ग्लोबल हार्मनी सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर है इन द फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक। यही नहीं, मैं अगर आपको बोलूं दैट विजय विश्वास कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं है, क्योंकि 2024 में इनको सुर नंदन भारती के तरफ से भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सो ही इज अ वेरी वेरी ग्रेट सिंगर, राइट। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको यहाँ से, जस्ट गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू आंसर दिस इन द करेक्ट, आई मीन इन द ऑप्शन बिलो, राइट। असम्स BTR दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव, जिससे BTR रीजन के जो बच्चे हैं, राइट, जो यूथ, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जा सके। दैट इज 1 स्टूडेंट 1 फाइल स्कीम, 1 स्टूडेंट 1 फाइल स्कीम। तो अच्छा इसका एम क्या है? अगेन 1 स्टूडेंट 1 फाइल का मतलब ही है दैट टेक्निकली स्टूडेंट की जो हिस्ट्री है, मतलब ये नहीं उसके दादा का नाम पापा का नाम क्या है, नो 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 नो, वो सब हिस्ट्री नहीं। अरे आप क्लास 1 में क्या रिजल्ट आया, क्लास 2 में कैसा रिजल्ट है, 3 में कैसा रिजल्ट है, आपका कौन सा जगह में ज़्यादा स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है या क्या स्ट्रांग है, वो सब स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन वे में एक डेटा ड्रिवन गवर्नेंस जिससे उस पूरा BTR रीजन में किया जाए, जिससे स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना, बाद में जाके स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलता
है ना, एक ऐसा स्टूडेंट जो क्या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, उसको बाद में जॉब नहीं मिल रहा, राइट, और वहाँ पे वैकेंसीज है, तो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दोज स्टूडेंट्स एज वेल फॉर द फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंसेज, राइट। सो इसीलिए बोला गया वन फाइल वन स्टूडेंट, एक एंडलेस पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक ऑफ कोर्स बेटर आउटकम तो आएगा ही ओवरऑल को करिकुलर पर्सनल ग्रोथ के लिए, डिजिटल फाइल मैनेज करने के लिए, दीज आर द थिंग्स दैट यू नो दे विल बी गेटिंग बेनिफिटेड ऑफ, राइट। सो वही बोला गया, क्या पर्पस है मेनली, पर्पस यही है दैट उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को जज करना, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखना, दैट क्या अटेंडेंस होता था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो क्या थे, हेल्थ इंडिकेटर्स में यू नो हाउ आर दे डूइंग, राइट। सो ओवरऑल एक यूनिफाइड प्रोफाइल मिलेगा जिससे क्या उनकी वेलबींग और बेटर फ्यूचर को इंश्योर किया जा सकता है, right? So on the basis of this, yes, this is a question regarding one student one file mission, right? Just try to answer this in the comment section below. Urban boost in Assam. एक्चुअली क्या है ना, असम एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम के साथ सील किया $125 मिलियन का लोन पैक्ट, और इसका मेन इनिशिएटिव क्या है, असम के स्पेसिफिकली ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जिनमें अर्बन सर्विसेज को स्ट्रेंथन किए जाएंगे और क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया दैट इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली बेनिफिट होगा रफली अराउंड मोर देन 3,60,000 रेसिडेंट्स। और ये बेनिफिट्स कैसे होंगे, यस, कंटिन्यूअसली मीटर वाटर सप्लाई उनको दिया इंश्योर किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को, राइट। सो यहाँ पे यही बोला गया दैट कंटिन्यूअस मीटर्ड वाटर सप्लाई इसके थ्रू दिया जाएगा। दैट इज, आज क्या होता था दैट कोई भी कितना भी पानी इस्तेमाल कर सकता है, अब मीटर्ड अगर सप्लाई रहेगा तो आपका एक डेटा रहेगा दैट कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो। अपग्रेडेड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इंप्रूव्ड अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन अर्बन गवर्नेंस एंड कैपेसिटी। सो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स है जहाँ पे ये काम किया जा सकता है। की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जा रहा है, पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट कौन से कवर है उसको देख लेते हैं। यस, बोरपेटा, बोंगईगांव, धुबरी, ग्वालपाड़ा, गोलाघाट और नौलवाड़ी। अब देखिए सारे के मैक्सिमम जो इसमें 5 तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो क्या लोअर असम के डिस्ट्रिक्ट है। कैन यू सी दैट, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट दैट इज गोलाघाट ही हमारा अपर असम का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें यस ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा, राइट। जिसमें बोला तो जा रहा है दैट 6 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा रफली अराउंड 800 किलोमीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पाइपलाइन, जिससे एक्सेस हर एक हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जा सके क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, इन्हांस किया जा सके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को स्ट्रेंथन किया जा सके, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी को, और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड किया जा सके असमीज सिटीजन्स को इन जनरल। नेक्स्ट इज असम रिपोर्ट ऑन हाईएस्ट डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिजेस। दोस्तों आपको तो पता ही है दैट रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था जिसके थ्रू सिंपली बोला गया था दैट जो भी चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करेगा सीधा उसको जेल में घुसाऊंगा, और इसका रिजल्ट दिख भी रहा है। जी हाँ, असम में ओवरऑल थ्रू आउट द इंडिया सबसे हाईएस्ट डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिला है इन चाइल्ड मैरिज। तो वहीं पर बोला गया असम हैज रिपोर्टेडली स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन द चाइल्ड मैरिज। केसेस अमंग द गर्ल्स जो है ये ड्रॉप हुए रफली बाई 84%, अमंग द बॉयज तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, 91% केसेस जो है ये ड्रॉप हो गए चाइल्ड मैरिजेस के, राइट। वहीं पर अब देखो ये डेटा क्यों दिखा रहा हूं ना, क्योंकि इसको आप कंपेयर करोगे नेशनल लेवल डेटा से तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि नेशनल लेवल में चाइल्ड मैरिजेस डिक्लाइन हुआ है 69% गर्ल्स के अराउंड एंड बॉयज में 72%। अब देखो उसके कंपैरेटिवली कहाँ 69, कहाँ आसाम का 84, कहाँ 72 नेशनल, कहाँ आसाम का 91, राइट। सो वही बोला गया दिस इज अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। मतलब इससे क्या है, इससे यही दिख रहा है दैट यस असम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, असम अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहा है, असम के हर एक जनता कलेक्टिवली एफर्ट लगा रही है जिससे असम के जो बच्चों का फ्यूचर है उसको सेफ और ब्राइट किया जा सके ना। यहाँ पे मैं जब बच्चे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स बच्चे नहीं, बॉयज बच्चे भी कभी भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा सिर्फ लड़कियों का तो नहीं दिया गया ना, बच्चियों का, यहाँ पे बच्चों का भी तो दिया गया है ना। सो वी नीड टू सी बोथ द डेटाज टुगेदर, राइट। अच्छा, वही बोला गया दैट कौन कौन से ऐसे रीजन है जहां पे यस थिंग्स आर रिस्पेक्टिवली बेटर। जैसे असम का तो परसेंटेज आपको पता चल गया, वैसे ही अगर देख लीजिएगा बिहार में भी रफली अराउंड 70% है, महाराष्ट्र में भी 70% रिडक्शन हुआ है विच इज अगेन गुड।
वैसे ही राजस्थान में 66% का रिडक्शन, कर्नाटक में रफली अराउंड 55% का हम लोग को रिडक्शन देखने को मिला है, अगर स्टेट वाइज कंपैरिजन डेटा हम लोग एनालाइज करें तो, राइट. सो आई होप द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यस, दिस इज द एमसीक्यू. आई होप दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस एमसीक्यू. चरक पूजा. चरक पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है असम के बराक वैली में. यही नहीं, ब्रह्मपुत्र वैली के भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट, मायोंग एंड मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, पर प्रीडोमिनेंटली प्राइमरीली कहाँ पर, बराक वैली में. ठीक है. यह जो है चरक पूजा, ये लिंक है विद तांत्रिक प्रैक्टिसेस और बुद्धिस्ट ओरिजिन से ये रिलेटेड है, राइट. जिसको फ्लरिश किया गया था इन बंगाल ड्यूरिंग द रेगन ऑफ रामपाला ऑफ पाला डायनेस्टी. बाद में माइग्रेशन हुआ नाथ लोगी कम्युनिटी का विद देयर तांत्रिक ट्रेडिशंस, और इसने मायोंग के एक नए आइडेंटिटी ऑफ ब्लैक मैजिक को जनरेट किया था, राइट. चरक पूजा का अगर हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस ओरिजिन्स की अगर बात करें, यस, ओरिजिन हुआ था बाई धर्म गजन फ्रॉम अमंग द बुद्धिस्ट, एंड लेटर इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा बाई हिंदूज एज वेल, राइट. इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा कहा जाता है, और ये सिंबलाइज करता है कॉस्मिक सैक्रिफाइस और ब्लेंडिंग माइथोलॉजी, डिवोशन एंड रूरल ट्रेडिशन. ये जो नाम है ना चरक, ये किस वर्ड से डिराइव किया गया, चक्र, राइट. कैन यू सी दैट, चक्र, राइट, जो कि रिप्रेजेंट करता है द मूवमेंट ऑफ सन. याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन, राइट. एंड इट बिगिंस ऑन द लास्ट डे ऑफ चैत्र और कंटिन्यू होता है बैसाख में भी. मतलब ये जो उस समय में जो एग्रीकल्चर साइकिल्स है ना, उससे ये कोइंसाइड करता है, राइट. सो अगेन इसके ऊपर में दिस इज द एमसीक्यू दैट इज बीन गिवन. आई होप दैट यू कैन इजीली सॉल्व द करेक्ट ऑप्शन टू दिस एमसीक्यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट. असम होस्ट कर रही है इंडिया का पहला डीकैफिनेटेड ब्लैक टी प्लांट. बहुत बड़ा न्यूज़ है. देखो, क्योंकि मैं बोलता हूं ना, कभी भी अगर इंडिया का पहला, फर्स्ट, है ना, लार्जेस्ट, या फिर 100th ईयर का सेलिब्रेशन, या फिर 200 ईयर का सेलिब्रेशन, कभी भी अगर इस टाइप की चीज़ें देख रहे हो ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भाई, लिख कर रख लो, आने का प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली ज़्यादा होता ही है, राइट. सो अब क्योंकि ये फर्स्ट वाला है तो यस, डीकैफिनेटेड ब्लैक टी प्लांट का पहला आसाम होस्ट कर रही है. तो यही बोल रहा है, आसाम इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडिया का पहला डीकैफिनेटेड ब्लैक टी फैक्ट्री, जो क्या मार्क करेगा आसाम के हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर द कंट्री का टी इंडस्ट्री. ना, ये जो डीकैफिनेटेड ब्लैक टी है ना, ये कैसे बनाया जाता है. देखो, जो रेगुलर नॉर्मल ब्लैक टी होता है ना, उसमें जो कैफीन है उसको हटा दिया जाता है, और रफली अराउंड 95% से भी ज़्यादा कैफीन को रिड्यूस किया जाता है ना. पर उसका टेस्ट वैसा ही होता है, उसका अरोमा, उसके हेल्थ बेनिफिट्स वही रहता है, जस्ट कैफीन को हटा दिया जाता है, राइट. तो इससे क्या हो जाता है ना, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं, जिनको कैफीन नहीं चाहिए है, जिन हु आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द कैफीन, राइट, दे बेसिकली ऑप्ट फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड दे गो ऑन परचेजिंग दीज थिंग्स, राइट. तो यहाँ पे यही बोला गया दैट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज CSIR, जो है ना हमारा जोरहाट में, इन्होंने डेवलप किया पहला होम ग्रोन डीकैफिनेशन प्रोसेस. सो ओवरऑल इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये हेल्थ हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, स्टमक के लिए अच्छा होगा, एंड स्लीप क्वालिटी आपकी बेटर होंगी, एंटीऑक्सीडेंट्स, वेलनेस, ये सब तो खैर होगा ही, क्योंकि दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक टी, राइट. असम का रोल एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें, यस, पहला डीकैफिनेटेड ब्लैक टी फैक्ट्री की अगर बात करें, वो कहाँ पे सेटअप होने वाला है, डिब्रूगढ़, राइट. एंड डीकैफिनेशन टी जो है, ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो क्या बहुत ज़्यादा मार्केट में हाई प्राइसेस को कमांड कर सकता है. तो इससे फ़ायदा ये होगा दैट जो टी फार्मर्स है, राइट, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि अगर मार्केट में ज़्यादा दाम में बिक रहा है तो. यही नहीं, ये बूस्ट करेगा आसाम का टी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी. तो उसके बेसिस पे यस, दिस इज द एमसीक्यू दैट इज बीन गिवन. जस्ट गो थ्रू दिस बाय पॉजिंग द वीडियोस एंड ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. क्रिटिकली इंडेंजर्ड फ्लावर स्पीशीज को रिसेंटली डिस्कवर किया गया. ये वाला फ्लावर स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ, राइट. कहाँ पे डिस्कवर किया गया, अरुणाचल प्रदेश के शीयोमी डिस्ट्रिक्ट में. इस प्लांट का नाम क्या है, कॉर्डेलिस शियोमिनिस, ठीक है.
तो वही बोला गया है दैट ये डिस्कवरी जो है ना इंडिया के फ्लोरल वेल्थ, दैट इज इंडिया के बायोडाइवर्सिटी में अगर देख लोगे 4 चांद लगा रहा है, क्योंकि आप आए दिन देख रहे हैं दैट हाँ कोई फ्लावर स्पीशीज, कोई फ्रूट स्पीशीज, कोई जानवर के स्पीशीज हम लोग को कहीं ना कहीं ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो नए मिल ही रहे। तो ये हाईलाइट कर रहा है ईस्टर्न हिमालय का स्टेटस एज अ मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। सो ओके ना, इसी के रिलेटेड अगर देख लीजिएगा IUCN का पता है ना, IUCN का एक रेड डेटा लिस्ट भी होता है, राइट। तो उस रेड डेटा लिस्ट में ये जो स्पीशीज है ना ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज में हम लोग को देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है। मोर ओवर इसका जो पॉपुलेशन साइज है ना ये 12 से भी कम पॉपुलेशन है इसके बचे हुए इस फूल के, राइट। और मतलब जो रिकॉर्ड किया गया है, राइट। एंड इसका डिपेंडेंस है ऑन द स्पेसिफिक फॉरेस्ट हैबिटाट। इसका थ्रेट है बाई व्हाट? बाई रोड एक्सपेंशन एंड हैबिटाट डिस्ट्रक्शन जो कि इसके आसपास रीजन में हो रहा है। तो इसी के ऊपर यस दिस इज द MCQ दैट इज बीन गिवन, जस्ट गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू आंसर द कमेंट सेक्शन लाइक द करेक्ट वन, राइट। सो या next is CM rolls out Orunodoye 3.0. Now Orunodoye 3.0 आपको तो पता है ना, सबसे Orunodoye 1.0, Orunodoye 2.0, तो अभी कुछ नहीं है, सिर्फ 3.0 एक अलग सा एस्पेक्ट है। बट मैं एज अ होल स्कीम को ही आपके सामने डिस्कस करूंगा जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाए। देखो वैसे अगर Orunodoye पहले वाला देखोगे ना, लॉन्च कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2020 को, राइट। एंड अगर Orunodoye 3.0 की अगर बात करें, ये लॉन्च किया गया है ऑफ कोर्स 2025 में। बाय द वे स्कीम्स का कंपाइलेशन भी भद्रा IAS एकेडमी के थ्रू आपको प्रोवाइड किया गया, जिसमें आसाम के स्कीम्स के कंपाइलेशन, नॉर्थ ईस्ट के स्कीम्स के कंपाइलेशंस, अगर सब कुछ को एक्सेस करना है, नीचे जो ये आपको देखो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ रहेगा, राइट। वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इनिशियल सिलेक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस की अगर बात करें, यस 2020 में ही हो गया था। एंड इससे जो है ना बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड को सपोर्ट मिला था ना। इसका फ़ायदा क्या है अरुणोदय स्कीम का? देखो इसका मेन एम है दैट पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट किया जा सके, सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन कैसे किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। और मेन एम है दैट इसका जो फ़ायदा है ना वुमेंस को मिलता है, प्राइमरी जो हेल्थ घर के केयर टेकर्स होते हैं, राइट। ये लिविंग स्टैंडर्ड को इन्हांस करता है क्योंकि उनको फूड, मेडिसिन, न्यूट्रिशंस की प्रॉपर एक्सेस मिल पाता है। अगर हाथ में पैसे हैं तो आप खरीद पाओगे ना। इनको एक डिग्निटी और पीस भी मिलता है, राइट। ये कहीं ना कहीं डिग्निटी और रिस्पेक्ट को अपहोल्ड करता है ऑफ IMI3, दैट इज मदरहुड एंड वुमेनहुड के डिग्निटी और रिस्पेक्ट को ये मेंटेन करता है। इसकी फीचर्स की अगर बात करें, पहले तो 830 रुपये पर महीने दिए जाते थे, उसके बाद उसको इंक्रीज किया गया था टू 1000 रुपये। अभी एट प्रेजेंट 1250 रुपये दिए जाते हैं, राइट। और इसका कवरेज अगर देख लीजिएगा, पहले था रफली अराउंड 18 लाख, उसके बाद ये ऑफ कोर्स 28 लाख हुआ, अभी ये रफली 38 लाख से भी ज़्यादा हाउस होल्ड को ये कवर कर रहा है, जिसमें आप 400 रुपया पर मंथ मेडिसिन के लिए, 200 रुपया पर मंथ 50% ऑफ सब्सिडी जो है आपको 4 kg ऑफ पल्सेस से मिल जाएंगे। एंड ये सब कभी भी एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा, है ना। बट जस्ट द थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्कीम। बेनिफिशियरीज कौन है? यस वुमेन, पुअर वुमेन्स ज़्यादातर। और इसमें रफली अराउंड वैसे वुमेन्स भी हैं जो क्या साल में 2 लाख रुपए से कम कमाती हैं, राइट। एंड एज आई सेड दैट यस 8 लाख से भी ज़्यादा हाउस होल्ड ये कवर किया जाएगा। और इसके बेसिस पे यस दिस इज द MCQ दैट इज बीन गिवन, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू द MCQ रिगार्डिंग द Orunodoye scheme and yes, write in the comment section below which one is the correct answer, right?